Now in last class we were discussing about the atomic structure chapter. We discussed about the discovery of अब तक हम लोगों ने ये देखा कि डेल्टन ने एक थ्योरी दी थी और डेल्टन की थ्योरी जो है वो गलत प्रूव हुई क्योंकि एटम जो है वो डिविजिबल था। एटम के अंदर छोटी यूनिट्स थी जैसे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन्स थे और प्रोटॉन्स थे। तो with the discovery of cathode rays and anode rays, it was established that the atom could be divided into smaller parts. Therefore, a newer model was proposed by Thomson. थॉमसन ने एक नया मॉडल प्रपोज किया, थॉमसन्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम किस टाइप का दिखता है उसके लिए थॉमसन ने एक नया मॉडल प्रपोज किया। इस थॉमसन के नए मॉडल में उसने बताया कि सिंस एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय the discovery of cathode rays and anode rays, he said that atom is a sphere of positive charge. Atom is a sphere of positive charge in which negative charge is embedded. Atom is a sphere of positive charge in which negative charge is embedded, like seeds in a watermelon. वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स होते हैं उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। ये मॉडल उन्होंने क्यों दिया? ये मॉडल उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि कैथोड रेस और एनोड रेस की डिस्कवरी के साथ ये बात समझ में आई थी कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड रहते हैं। देयरफॉर दे गिव दिस मॉडल ऑफ एटम। नाउ इसके अलावा उन्होंने बोला द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ओवर हियर, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट keeps on vibrating, keeps on vibrating। जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो वाइब्रेट करते रहते हैं with same frequency। Therefore energy of only one type is emitted। Now see, थॉमसन के मॉडल को रदरफोर्ड ने टेस्ट किया। रदरफोर्ड टेस्टेड model of Thomson। What Rutherford said is that if Thomson's model is correct, then Thomson का मॉडल कुछ इस तरीके से उसने बोला यदि थॉमसन का मॉडल करेक्ट है तो
जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करेंगे अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब हीलियम में, सॉरी गलत लिख दिया मैंने इस तरफ, हीलियम में न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आयोनाइज कर दूं, हटा दूं, तो बचेगा क्या? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चूंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसलिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Therefore, I will say that alpha particle is helium nucleus. अब अल्फा पार्टिकल जो है वो काफी ज्यादा भारी होता है when compared to a individual electron. एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 गुना भारी होता है। (1837) टाइम्स हेवियर होता है, अप्रोक्सीमेटली 2000 गुना भारी होता है। अब यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, इसका मतलब 4 प्रोटॉन्स हो गए, और 4 प्रोटॉन्स का मास लगभग 8000 टाइम्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के मास से। समझो बेटा, रदरफोर्ड क्या कर रहा था? रदरफोर्ड इस मॉडल को टेस्ट कर रहा था, थॉमसन के मॉडल को। उसने क्या किया, 8000 गुना ज्यादा वजन वाला हीलियम न्यूक्लियस को बहुत स्पीड से, बहुत वेलोसिटी के साथ में एटम से क्रॉस करवाया। अब एक इंडिविजुअल एटम तो उसके पास था नहीं, एक इंडिविजुअल एटम कहीं से सेपरेट करता, तो उसने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, उस थिन गोल्ड फॉइल से उसको पास किया। उसका बेसिक लॉजिक ये था कि मैं एटम से इस मास क्रॉस करूंगा, और यदि इसका मॉडल ये सही है तो निश्चित रूप से क्या है, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाने चाहिए, कोई भी अल्फा पार्टिकल डेविएट नहीं होना चाहिए। ऑल अल्फा पार्टिकल्स विल पास स्ट्रेट। बट हुआ क्या था कि सारे अल्फा पार्टिकल सीधे नहीं निकले थे, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए थे। इससे थॉमसन का मॉडल जो है वो डिस्प्रूव हो गया। क्यों डिस्प्रूव हो गया वो बात समझो। यदि बेटा 8000 गुना भारी पार्टिकल हैवी वेलोसिटी के, हाँ सर, अगर सारे अल्फा पार्टिकल्स पास ऑन हो जाते तो उससे सर क्या वो समझता कि थॉमसन के मॉडल को सही कहता? देखो, वही मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक 8000 गुना ज्यादा भारी पार्टिकल यदि एटम को क्रॉस करेगा तो यहां पे प्रोटॉन का वजन और इलेक्ट्रॉन का वजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या बहुत कम है। प्रोटॉन का वजन तो ठीक है 4 गुना कम है, यहां 1 प्रोटॉन का वजन पॉजिटिव चार्ज का वजन आएगा और यहां पर 4 प्रोटॉन का वजन। बट जब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ में आप क्रॉस करोगे उसको, तो किसी भी रूप से जो है वो अल्फा पार्टिकल डेविएट नहीं होता, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाता, क्योंकि आप एक बड़े मास की चीज को जब बहुत हैवी वेलोसिटी के साथ में मारोगे किसी सरफेस पे या किसी भी जगह पे आप क्रॉस करोगे, तो यदि उससे हल्का मास बीच में आया तो उसको उड़ा देगा और वो सीधा स्ट्रेट निकल जाएगा। पर कम से कम ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि वो उस कम मास की चीज से टकरा के वापस आ जाए। ये कुछ इस तरीके से कि आपने घोड़ा लिया है और एक हाथी लिया है, और हाथी को आपने बहुत जबरदस्त वेलोसिटी के साथ घोड़े पे मारा हो और हाथी जो है घोड़े से टकरा के वापस गिर जाए दूसरी तरफ, ये तो पॉसिबल नहीं। तो यदि मैं ये कहूं कि बीच में बहुत लेस मास वाली चीजें थी और बहुत हैवी मास की चीज को बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इंसर्ट किया, तो एकदम सीधा निकल जाना चाहिए था, उसको डेविएट नहीं होना चाहिए था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग।
नाउ सी, बट एक्सपेरिमेंट पे पता लगा कि कुछ चीजें, कुछ पार्टिकल्स डेविएट हुए थे, ये बात आश्चर्यजनक बात थी। इससे उसने क्या इन्फ्रेंस निकाला वो मैं आपको बताता हूं अभी, पर उससे पहले मैं रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था एग्जैक्टली वो आपको डिस्क्राइब करता हूं। पर एक बात तो प्रूव हो गई इससे कि थॉमसन का मॉडल जो था वो सही नहीं था। तो थॉमसन के मॉडल का जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक ये है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। आप लिख लें इस बात को, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन्स मॉडल, he could not explain the findings of, he could not explain the findings of Rutherford's model. He could not explain the finding of Rutherford's model. ओके बेटा, नाउ रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए उसने एक सोर्स लिया, एंड दिस सोर्स क्या था, दिस वाज पोलोनियम, एंड इट वाज सोर्स ऑफ व्हाट, इट वाज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, इट वाज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर लिखेंगे पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है नेचर में। एक लेड शीट लिया, जिसमें एक होल किया, जिससे कि ज्यादातर रेज, जो अल्फा पार्टिकल की रेज जनरेट होंगी, ज्यादातर रेज सीधी निकल जाए बिना स्कैटर हुए, क्योंकि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, और रेडियो एक्टिव पार्टिकल है तो ऑब्वियसली आप ये नहीं चाहोगे कि ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो है वो उस वातावरण में ज्यादा बिखरे जहां पर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। तो ऑब्वियसली आप क्या करते, एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जनरेट करना था, तो एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जनरेट किया, और यहां पे ऑफ कोर्स एक होल था, इस होल के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स जाते। सो दिस वाज अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। Now, this beam of alpha particle would have crossed through what? इसके बाद उसने एक गोल्ड फॉइल लिया था, थिन गोल्ड फॉइल, ऑब्वियसली गोल्ड फॉइल में क्या रहा होगा, एटम्स रहे होंगे,
most of the alpha particle went straight, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए थे. वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डेविएटेड, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो डेविएट हुए थे, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हुए थे. एंड आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, out of each 20,000 alpha particle, only one got deviated by an angle greater than 90 degree. सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री के ज्यादा एंगल से डेविएट हुआ था. नेचुरली आपको लग सकता है पता कैसे लगा, तो आखिरी में स्क्रीन लगाई हुई थी, ये थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन. एंड दिस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जितने एरिया में बेटा होल था उतने ही एरिया में अल्फा पार्टिकल को आना चाहिए था. मतलब ये इधर से यूं आता, सीधा निकल जाता, इधर आकर के इंसर्ट हो जाता इतने बड़े एरिया पे मान लो. बट जब अल्फा पार्टिकल उसके बाहर मिलेगा तो इसका मतलब नेचुरली निकलता कि अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ है, वरना इधर उधर मिल ही नहीं सकता. और ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे अल्फा पार्टिकल का इंप्रेशन पड़ जाता था. जैसा कि कल आपने देखा था, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर इंप्रेशन पड़ जाता था किसका, प्रोटॉन का या फिर आयन का या इलेक्ट्रॉन का भी इंप्रेशन पड़ता था. तो ये भी काफी भारी पार्टिकल होगा हीलियम न्यूक्लियस, तो उसका भी इंप्रेशन पड़ेगा. और वो इंप्रेशन जब कहीं यहां आके पड़ता तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि ये कैसे हो सकता है. ये तो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई बहुत हैवी रिपल्शन ना आया हो. बिना इस हैवी रिपल्शन के अल्फा पार्टिकल का 90 डिग्री से ज्यादा से डेविएट होना पॉसिबल नहीं था. ये बेटा एक डायग्राम है रदरफोर्ड मॉडल का. मैं एक और डायग्राम बनाता हूं क्योंकि इस डायग्राम में ये वाला पोर्शन बहुत छोटा बना हुआ है. तो आप ऐसा सपोज करें कि ये जो थिन गोल्ड फॉइल है, लगभग ऐसी है, इसके अंदर एटम्स की लेयर रही होंगी. देयर आर वेरियस लेयर्स ऑफ एटम्स इन द गोल्ड फॉइल. बेटा कितना भी थिन क्यों ना काटे, एक एटम वाली थिननेस काटना तो पॉसिबल नहीं है. तो बहुत बहुत ज्यादा भी यदि थिन काटता तो भी कई परतें होती एटम्स की, मतलब एक परत उसके बाद एक और, इसके पीछे और एटम्स, उसके पीछे और एटम, उसके पीछे और एटम. पर मैंने क्या किया है, 3 एटम्स को एक साथ रख दिया है आइडियली आपको डायग्राम दिखाने के लिए. अब क्या हो रहा होगा, नेचुरली यहां से रेस गई, सीधी निकल गई, अब मैंने एटम का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया. तो आप देखें ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट क्रॉस कर रहे हैं. ओनली फ्यू ऑफ देम विल गेट एक्चुअली डेविएटेड. सो दैट वाज बेसिकली द मॉडल ऑफ थॉमसन. नाउ सी दिस, you can write few points about Rutherford model. देखना, based on the experiment, Rutherford concluded that number 1, most of the atom is
एम्प्टी। एटम का ज्यादातर पार्ट जो है वो एम्प्टी होता है। और क्यों एम्प्टी होता है? क्योंकि रदरफोर्ड ने बहुत कोशिश की थी कि अल्फा पार्टिकल डेविएट हो, या वो बहुत समय तक अल्फा पार्टिकल को एटम पर गोल्ड फॉइल पर बम करता रहा, गोल्ड फॉइल पर जो है वो मारता रहा, बट वेरी few times the alpha particle got deviated. This proved that most of the atom is empty, and positive charge is concentrated in very small area, and positive charge is concentrated in very small area, और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट रहेगा बहुत छोटे एरिया में, एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल एरिया। पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड रहेगा। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल एरिया। नाउ सेकंड पॉइंट समझे। सेकंड पॉइंट में क्यों बोला कि पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड वेरी स्मॉल एरिया? बिकॉज ऑब्वियस सी बात थी कि बहुत बार जो था इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया था, तो इससे पता लगता था कि पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे एरिया में प्रेजेंट होगा। चूंकि वापस आया था हीलियम न्यूक्लियस, इसलिए इससे ये पता लगता है कि अंदर वो पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होकर ही वापस आ सकता है, और वो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करके वापस तभी भेज सकता है जबकि उसका अपना इंडिविजुअल मास काफी ज्यादा रहा हो, अन्यथा वो पॉजिटिव चार्ज को ये हीलियम न्यूक्लियर जो था वो क्योंकि काफी स्पीड से उसको इंसर्ट किया गया था, तो डेफिनेटली जो है वो उस पॉजिटिव चार्ज को उड़ा देता यदि उस पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा ना होता। क्योंकि ज्यादातर समय डेविएट नहीं हुआ था, इससे ये कंक्लूजन निकला कि पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड है। नाउ also Rutherford said that electrons keeps on revolving around the nucleus, Now see this बेटा, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घूमेगा, ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और जो इनवर्ड डायरेक्टेड फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जबकि एक आउटवर्ड डायरेक्टेड फोर्स होगा, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है स्पीशीज, ऐसे जैसे आप अपने हाथ में एक बाल्टी ले लो रस्सी से बांध के और उसको यूं घुमाओ, और उसको यूं घुमा के यदि आप छोड़ दोगे तो बाल्टी क्या होगा, काफी दूर की ओर जाके गिरेगी। दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दिस फोर्स वाज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाज इक्वल टू mv square upon r, and centripetal force was given by k Ze square upon r square. Now see this, I'll explain this to you. This force is k Ze square upon r square, where k is constant, which is equals to 9 into 10 to the power 9, and E is charge on electron, Z is atomic number, and of course R is radius. So it is kZe square upon r square. Is equals to mv square upon r.
यदि ये फोर्स दो बैलेंस रहेंगी तभी जो है इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक निश्चित शेल में घूमता रहेगा।